दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डीएनए में मानक क्षारक युग्मन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग किस प्रकार के आबंधन के कारण होता है। दोस्तों डीएनए में मानक क्षारक युग्मन स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग जो है ये होता है हाइड्रोजन आबंधन के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन आबंधन के कारण। दोस्तों डीएनए में मानक क्षारक युग्मन हाइड्रोजन आबंधन के कारण होता है। डीएनए एक डबल हेलिक्स संरचना होती है जिसमें दो स्ट्रैंड एक दूसरे के चारों ओर लिपटे हुए होते हैं। ये स्ट्रैंड आपस में क्षारों के माध्यम से जुड़े होते हैं। डीएनए में चार मुख्य क्षारक होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक होता है हमारा एडेनिन, एक होता है हमारा थाइमिन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है गुआनिन। दोस्तों प्रत्येक क्षारक में एक विशिष्ट संरचना होती है जो उसे केवल कुछ विशिष्ट क्षारकों के साथ ही युग्म बनाने की अनुमति देती है। जैसे एडेनिन में दो हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता होती है और यह केवल थाइमिन के साथ ही हाइड्रोजन आबंधन बनाता है। थाइमिन में भी दो हाइड्रोजन आबंधन बनाने की क्षमता होती है। इसी प्रकार साइटोसिन और गुआनिन के बीच तीन हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इसके बीच साइटोसिन और गुआनिन के बीच में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य है टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जुक को संश्लेषित करना। क्या करना? टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जुक को क्या करना? संश्लेषित करना जो है इसका मुख्य कार्य है। दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो डीएनए प्रतिकृति और मरम्मत में केंद्रीय भूमिका निभाता है और डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है। इसका मुख्य कार्य बेस पेयरिंग नियमों एडेनिन के साथ थाइमिन और गुआनिन के साथ साइटोसिन का पालन करते हुए टेम्पलेट स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड जोड़कर एक नए डीएनए स्ट्रैंड को संश्लेषित करना होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए और आरएनए के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों डीएनए और आरएनए के बारे में जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आरएनए उत्प्रेरकी कार्यों सहित कई कार्य करता है। यही जो है सत्य कथन हमारा हो जाएगा। दोस्तों आरएनए की यदि बात करें, राइबोन्यूक्लिक एसिड में उत्प्रेरक की गतिविधि पाई जाती है। आरएनए अणु जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं उनको राइबोजाइम कहा जाता है। राइबोजाइम जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। राइबोजाइम का उपयोग बायोटेक्नोलॉजी में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जैसे कि जीन संपादन तथा आरएनए आधारित टीकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है आरएनए का। ठीक है, राइबोजाइम का दोस्तों, किसका? राइबोजाइम का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रमण ने डैश के प्रारंभ को चिन्हित किया है। दोस्तों मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रमण ने जो है ये जीनोमिकी के प्रारंभ को चिन्हित किया है। किसको? जीनोमिकी को। दोस्तों मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रमण ने जीनोमिकी के प्रारंभ को चिन्हित किया है। जीनोमिक्स किसी जीव के डीएनए के संपूर्ण समूह जिसे जीनोम कहते हैं का अध्ययन है। जीनोमिक्स क्या है? किसी जीव के डीएनए के संपूर्ण समूह जिसे जीनोम कहते हैं उसका अध्ययन कहलाता है जीनोमिक्स। इसमें उस सभी जीव के सभी जीन और उनकी परस्पर क्रियाएं शामिल होती है। विभिन्न क्षेत्रों में जीनोमिक्स के विविध अनुप्रयोग निम्नलिखित है। क्या क्या? दवा, रोगों की रोकथाम, निदान और उपचार, कृषि, फसल की पैदावार और पशु प्रजनन में सुधार, जैव प्रौद्योगिकी में नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का विकास करना। ये जो है किसके अनुप्रयोग है? जीनोमिक्स के अनुप्रयोग है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है। ये विविधताएं निम्न त्रुटियों के कारण होती है। तो दोस्तों ये विविधताएं होती है किसके कारण? डीएनए प्रतिलिपि के कारण। किसके कारण? डीएनए प्रतिलिपि के कारण ये त्रुटियां उत्पन्न होती है। दोस्तों समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए विविधता उपयोगी है। ये विविधताएं डीएनए प्रतिलिपिकरण के कारण होता है। डीएनए प्रतिलिपिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाओं में जीनोम के डीएनए की प्रतिलिपि बनाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव में आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता है? तो दोस्तों घोंगा जो है इसमें आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता है। दोस्तों घोंगे में आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता क्योंकि ये उभयलिंगी होते हैं, अर्थात इनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। घोंगे गैस्ट्रोपोड है जो मोलस्का संघ में आते हैं। कौन से संघ में आते हैं? मोलस्का संघ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों डीएनए जो है ये गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। दोस्तों डीएनए एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। क्रोमेटिन एक गुणसूत्र है जो डीएनए और प्रोटीन को बनाता है। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है? तो दोस्तों ये है प्रजनन। प्रजनन जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है। दोस्तों बात करें प्रजनन के बारे में तो प्रजनन की प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है। डीएनए की प्रतिलिपि बनने से कोशिका विभाजन के उपरांत बनने वाली नई कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा बराबर होती है।
एवं संतति कोशिकाओं को सभी आवश्यक जीन प्राप्त होते हैं। प्रतिकृति निर्माण से वंशानुगत गुणों से युक्त संतान प्राप्त होते हैं और डीएनए की प्रतिकृति को अर्ध संरक्षित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात प्रतिकृति का आधा हिस्सा मूल डीएनए तथा अन्य आधा हिस्सा बिल्कुल नया होता है। देखते हैं अगला। निम्न में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों में प्रभावी विशेषक कौन सा था? दोस्तों मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग में प्रभावी विशेषक था क्या? गोल बीज। क्या था प्रभावी? गोल बीज था। दोस्तों आधुनिक आनुवंशिकी के जनक मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग के आधार पर वंशागति के 3 नियम दिए। कौन कौन से? एक था हमारा प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। प्रभाविता नियम के अनुसार दोस्तों जब 2 असमान गुणों वाले युग्मों में संकरण कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण स्पष्ट हो जाता है एवं अप्रभावी लक्षण छिप जाता है। इस नियम के अनुसार प्रकट होने वाले प्रभावी व अप्रभावी लक्षण निम्नलिखित है। दोस्तों प्रभावी लक्षण कौन कौन से हैं? तो प्रभावी लक्षण है गोल बीज, बीज का पीला रंग, फूल का बैंगनी रंग, फूलों की अक्षीय स्थिति, फली का विस्तृत आकार, फली का हरा रंग और तने की ऊंची लंबाई। ये जो है प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी लक्षण कौन कौन से हैं? तो झुर्रीदार बीज, बीज का हरा रंग, फूल का श्वेत रंग, फूलों की अंतस्थ स्थिति, फलों का संकुचित आकार और फली का पीला रंग और तने की छोटी लंबाई। ये जो है क्या है? अप्रभावी लक्षण थे। ठीक है, ये दोनों आपको लक्षण याद रखना है, कौन से प्रभावी थे और कौन से अप्रभावी। हमने आपको सभी बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्मक उपस्थित होते हैं? दोस्तों मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के एक युग्मक उपस्थित होते हैं। दोस्तों कितने? एक युग्मक। मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों के एक युग्मक उपस्थित होते हैं। दोस्तों मनुष्य में लिंग गुणसूत्र के एक युग्मक उपस्थित होते हैं। लिंग गुणसूत्रों के 2 प्रकार होते हैं, एक्स और वाई। पुरुषों में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम कहलाते हैं, ये नर और मादा में एक समान होते हैं। 23वें जोड़े को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो नर और मादा में अलग अलग होते हैं। 23 जोड़े को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, जिससे जो नर और मादा में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, 22 तो एक समान होते हैं नर और मादा में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक द्विपर्यासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे रिक्त स्थान को उपयुक्त रूप से भरता है? गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद डैश फूल। तो दोस्तों सफेद और बैगनी फूल, कौन से फूल? बैगनी फूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला। मेंडल ने मटर के पौधों के 7 द्विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था दोस्तों, जो कि निम्न है। एक था बीज का आकार, गोल या झुर्रीदार बीज, पौधों की ऊंचाई, लंबे या बौने पौधे, फूलों का रंग सफेद या बैगनी फूल, फली का आकार समृद्ध या संकुचित फली, फली का रंग पीला या हरा रंग, फूल का स्थान अक्षीय या सिरा और बीज का रंग हरा या पीला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने के लिए किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने के लिए जीन किसमें स्थित होते हैं? दोस्तों किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन जो है ये गुणसूत्र में स्थित होते हैं। किसमें? गुणसूत्र में। दोस्तों कोशिका के नाभिक में पाए जाने वाले डीएनए के धागे जैसी संरचनाओं को हम गुणसूत्र कहते हैं, जिसमें किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन स्थित होते हैं। गुणसूत्र मानव शरीर का निर्माण खंड है जो डीएनए को उचित रूप में मौजूद रहने में मदद करते हैं। मनुष्य में सामान्यतः 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुवांशिकी और वंशानुक्रम पर पहला वैज्ञानिक प्रयोग 19वीं सदी के मध्य में किया गया था। मटर पर यह संकरण प्रयोग किसने किए थे? दोस्तों मटर पर जो संकरण प्रयोग किए थे ये किए थे ग्रेगर मेंडल ने। किसने किए थे? ग्रेगर मेंडल ने किए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार का आरएनए केंद्रक में डीएनए से आनुवांशिक सूचना को कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां यह प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है? तो दोस्तों ये आरएनए है एमआरएनए। एमआरएनए केंद्रक में डीएनए से आनुवांशिक सूचना को कोशिका द्रव्य तक पहुंचाता है, कोशिका द्रव्य तक में राइबोसोम तक पहुंचाता है। कहां तक? राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां यह प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करता है। कौन? एमआरएनए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवल महिलाओं में होने वाली निम्न में से किसे जन्मजात डिंब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम, कॉन्गिनेंटल ओवेरियन हाइपोलेसिया सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम को जो है ये जन्मजात डिंब ग्रंथि अल्पवर्धन सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। किसको? टर्नर सिंड्रोम को। दोस्तों टर्नर सिंड्रोम जो है एक गुणसूत्र संबंधी विकार है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। इसमें कुछ या सभी कोशिकाओं में दूसरे सेक्स क्रोमोसोम के भाग या पूरे भाग की कमी होती है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें स्त्री के गुणसूत्रों में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र की मौजूदगी होती है। कद छोटा होना, देरी से वयस्क होना, बांझपन, दिल से जुड़ी बीमारियां और सोचने समझने की क्षमता कम होना इसके लक्षण हैं। किसके? टर्नर सिंड्रोम के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 23 युग्म गुणसूत्रों मानव पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन्स की अनुमानित संख्या डैश होती है? दोस्तों 23 युग्म गुणसूत्रों पर मौजूद
प्रोटीन कोडिंग जीन की अनुमानित संख्या जो होती है ये होती है 20,000 से 25,000। कितनी होती है? 20,000 से 25,000। 23 युग्म गुणसूत्रों पर मौजूद प्रोटीन कोडिन जीन की अनुमानित संख्या 20,000 से 25,000 होती है। जीन वंशानुक्रम की इकाइयां है जो किसी जीव को बनाने और बनाए रखने के निर्देशों के लिए ली जाती है। प्रोटीन कोडिंग जीन प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक जानकारी को एनकोड करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जो कोशिका के कार्यकर्ता होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन एन्यूप्लॉइड्स के संबंध में गलत है? दोस्तों एन्यूप्लॉइड्स के संबंध में जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वे जीव जिनकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 से अधिक सेट होते हैं, यही जो है गलत कथन है। किसी गुणसूत्र सेट में एक या अधिक गुणसूत्र या तो गायब है या उनकी अधिक प्रतियां है, ये सत्य कथन है दोस्तों। विपरीत ध्रुवों पर गुणसूत्रों की असमान वितरण, ये भी सत्य कथन है दोस्तों। आमतौर पर यह अनियमित अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है, ये भी सत्य कथन है। तो जो गलत कथन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है दोस्तों, एन्यूप्लॉइड्स वे जीव या कोशिकाएं हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या सामान्य से कम या अधिक होती है। यह गुणसूत्रों की असामान्य विभाजन प्रक्रिया के कारण होता है। सामान्य गुणसूत्र संख्या से भिन्नता के कारण एन्यूप्लॉइड होती है। उदाहरणों में मोनोसोमी गुणसूत्र की एक प्रति का अभाव और ट्राइसोमी गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति शामिल है। एन्यूप्लॉइड्स का प्रभाव हल्के से गंभीर तक हो सकता है और यह विकास संबंधी विकार या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला। अनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वंशावली विश्लेषण पेडिग्री एनालिसिस का प्राथमिक उद्देश्य है एक परिवार के पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति के ट्रैक करना। तो एक परिवार के पीढ़ियों के भीतर विशिष्ट विशेषकों की वंशागति को ट्रैक करना जो है ये अनुवांशिकी के संदर्भ में वंशावली विश्लेषण की प्राथमिक उद्देश्य है। किसका? वंशावली विश्लेषण का। दोस्तों वंशावली विश्लेषण एक अनुवांशिक तकनीक है जिसका उपयोग एक परिवार के भीतर किसी विशेष लक्षण या विकार के वंशानुक्रम का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा वंशावली विश्लेषण का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुवांशिक विकारों जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया और हंटिंगटन रोग के वंशानुक्रम का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। कौन से रोग के लिए? हंटिंगटन रोग के वंशानुक्रम अध्ययन करने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में अनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। तो ये वैज्ञानिक थे दोस्तों हमारे मार्शल नीरेनबर्ग जो है ये वैज्ञानिक जिन्होंने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में अनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। इसने मार्शल नीरेनबर्ग ने। दोस्तों न्यूयॉर्क में जन्मे मार्शल नीरेनबर्ग ने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में अनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। इन्हें 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में रॉबर्ट विलियम होली और हरगोविंद खुराना के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब? 1968 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? दोस्तों जिन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए एलील शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? एलील शब्द का। जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए एलील शब्द का उपयोग किया जाता है। एलील किसी दिए गए जीनोमिक स्थान पर डीएनए अनुक्रम, एकल आधार या आधारों का एक खंड के 2 या अधिक संस्करणों में से एक है। यदि 2 एलील समान है तो व्यक्ति इस एलील के लिए समयुग्मी है। यदि एलील अलग अलग है तो व्यक्ति क्या है? विषम युग्मी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों वो है हमारा DAPI नीले फ्लोरोसेंट रंजक है जिसका उपयोग जो है जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जाता है। किसका? DAPI का। DAPI एक नीले फ्लोरोसेंट रंजक है जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं में डीएनए को दागने के लिए किया जाता है। यह रंजक डीएनए के दोहरे हेलिक्स में मौजूद एडिनिन थाइमिन के बेस पेयर से बनता है और नीले रंग का फ्लोरोसेंस उत्सर्जित करता है। इस प्रकार DAPI का उपयोग करके कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा और वितरण का अध्ययन किया जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशागति के नियम चिरसम्मत अनुवांशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्न में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? तो दोस्तों ये किया था ग्रेगर मेंडल ने। किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। दोस्तों वंशागति के नियम चिरसम्मत अनुवांशिकी की आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। ग्रेगर मेंडल ने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था। इसी कारण उन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था। उन्होंने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया जिन्हें क्रमशः एक संकरी व द्विसंकरी क्रॉस हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम में Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग क्या होगा? दोस्तों यदि किसी बच्चे को पिता से वंशानुक्रम में Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे का लिंग होगा क्या? नर। क्या होगा? नर। और यदि X होता तो क्या होता? मादा होता। दोस्तों मनुष्य में लिंग का निर्धारण
पुरुष के गुणसूत्रों द्वारा होता है। महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र XX, जबकि पुरुषों में एक एक्स और दूसरा वाई गुणसूत्र मतलब XY होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो निम्न संयोजन संभव है। XX है तो लड़की होगा और XY है तो लड़का होगा। अतः पिता के Y गुणसूत्र प्राप्त होने पर बच्चे का लिंग नर मेल होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव में बच्चों का लिंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? दोस्तों, मानव में बच्चों का लिंग जो है यह अनुवांशिक रचना के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? अनुवांशिक रचना के द्वारा। मनुष्य में बच्चों का लिंग माता पिता से मिलने वाले गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। महिलाओं में 2 गुणसूत्र XX होते हैं, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र XY होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। बच्चों का लिंग पिता के शुक्राणु द्वारा निर्धारित होता है। इस पूरे प्रक्रिया को अनुवांशिक रचना कहते हैं। XX है तो लड़की होगी, XY है तो लड़का होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशागति के नियम को बनाने में किन 2 विषयों के ज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों, ये है हमारा गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान ने जो है वंशागति के नियमों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, मेंडल के वंशागति के नियम है कितने? 3 नियम है मेंडल के वंशागति के। एक है प्रभुत्व का नियम, एक है पृथक्करण का नियम, एक है स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। वंशानुक्रम को इस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है कि कैसे एक बच्चा माता पिता से अनुवांशिक जानकारी प्राप्त करता है। अनुवांशिकता की पूरी प्रक्रिया वंशानुक्रम पर निर्भर है और यही कारण है कि संतान माता पिता के समान होती है। वंशानुक्रम के कारण एक ही परिवार के सदस्यों में समान विशेषताएं होती है। इसी का प्रयोग करने के लिए मेंडल ने गणित और विज्ञान विषयों के ज्ञान तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही अपने प्रयोगों में मेंडल ने मटर के पौधों को चुना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए एक माली मटर लगाना चाहता है जो बौने किस्म का होना चाहिए। माली द्वारा जनक पौधे के बीज के चयन के लिए उसे क्या सुझाव दिया जाना चाहिए? दोस्तों, माली मटर लगाना चाहता है जो बौने किस्म का होना चाहिए, तो माली द्वारा जनक पौधे के बीज के चयन के लिए जो सुझाव दिया जाना चाहिए वो क्या? कि सभी बीज बौने किस्म के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सभी बीज बौने किस्म के होने चाहिए यदि वह जो बौने किस्म के पौधे चाहता है तो। ठीक है दोस्तों, यदि माली बौने किस्म का मटर उगाना चाहता है तो माली द्वारा चयन किए गए सभी बीज बौने किस्म के होने चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण क्या कहलाते हैं? दोस्तों, किसी विशेषक को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 संस्करण जो है ये एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। किसी जीन के 2 संस्करण जो किसी गुण को नियंत्रित करते हैं उन्हें एलील कहा जाता है। एलील एक जीन के विभिन्न रूप होते हैं जो प्रत्येक माता पिता से विरासत में हमको मिलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकास के लिए पहला मूलभूत कारक डैश है। दोस्तों, विकास के लिए पहला मूलभूत कारक है अनुवांशिक विभिन्नता। क्या है? अनुवांशिक विभिन्नता। विकास का पहला मूलभूत कारक उत्परिवर्तन है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के डीएनए में परिवर्तन होता है, जिसमें जनसंख्या में नई अनुवांशिक विविधता आती है जो प्राकृतिक चयन के आधार बनती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने कुछ अनुकूल कारणों से मटर का चयन किया था। निम्न में से कौन सा कारण उनके प्रयोगों के लिए आवश्यक चयन का कारण नहीं है? तो आवश्यक चरण का कारण नहीं है वो हमको बताना है। वे अनेक संतति उत्पन्न करते थे, ये आवश्यक कारण है दोस्तों। उनमें आसानी से देखे जा सकने वाले विशेषक होते थे, ये भी आवश्यक कारण है। वे स्वपरागित और परपरागित हो सकते थे, ये भी आवश्यक कारण है। उनमें दीर्घ जनन काल होता है, ये जो है दोस्तों ये कारण नहीं है आवश्यक चयन का। ठीक है दोस्तों, मेंडल द्वारा निम्न कारणों से मटर का चयन किया गया था। कौन कौन से? वे अनेक संतति उत्पन्न करते थे, उसमें आसानी से देखे जा सकने वाले विशेषक होते थे, वे स्वपरागित और परपरागित हो सकते थे, खेती आसान और रखरखाव की लागत भी कम थी, जीवन चक्र कैसा होता था? छोटा होना था, उनमें दीर्घ जनन काल नहीं होता था दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने मटर के पौधों में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषकों का अध्ययन किया। इन विशेषकों को डैश कहा जाता है। दोस्तों, मेंडल ने मटर के पौधों में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषकों का अध्ययन किया। इन विशेषकों को दृश्यमान लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृश्यमान लक्षण। मेंडल ने मटर के पौधों में जिन लक्षणों का अध्ययन किया, पौधे के ऐसे गुण थे जो आसानी से देखे जा सकते थे, जैसे पुष्प का रंग, बीज का आकार। इन लक्षणों को दृश्यमान लक्षण कहा जाता है क्योंकि ये बाहरी रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। देखते हैं अगला। मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं मानव नर में? 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव नर जनन कोशिका शुक्राणु, मादा जनन कोशिका डिंब या ओवम में 23 गुणसूत्र होते हैं। निषेचन के दौरान यह संख्या मिलकर कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशागति का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था या वंशागति का नियम जो है किन वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, वंशागति का नियम जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है प्रतिपादित किया था। दोस्तों, वंशागति का नियम ग्रेगर जोहान मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने 19वीं सदी के मध्य में मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशागति के नियमों को समझाया, जो बाद में मेंडल के नियम के नाम से प्रसिद्ध हुए। मेंडल ने वंशागति की प्रक्रिया को समझने के लिए 2 प्रमुख सिद्धांत विकसित किए। एक था विभाजन का नियम और एक था संवहन का नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में कौन सी अद्वितीय विशेषता होती है? दोस्तों मनुष्यों में लिंग गुणसूत्रों में अन्य गुणसूत्रों की तुलना में जो अद्वितीय विशेषता होती है वो क्या होती है? वे सदैव पुरुषों में आदर्श युग्म में नहीं होते। ये जो है अद्वितीय व्यवस्था क्या होती है? विशेषता होती है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र पुरुषों में आदर्श रूप से युग्मित नहीं होते। पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों के पास एक X और एक Y गुणसूत्र होता है जो एक आदर्श युग्म नहीं होता, जबकि महिलाओं में दोनों X गुणसूत्र आदर्श रूप में युग्मित होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सफेद फूलों वाले गुलाब के पौधों को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया गया है। नए पौधे से भी समरूप सफेद फूल निकलते हैं, यह क्या दर्शाता है? दोस्तों जब सफेद फूलों वाले गुलाब के पौधों को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया जाता है तो नए पौधे से भी समरूप सफेद फूल निकलते हैं। यह दर्शाता है कि स्टेम कटिंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, इसलिए इसमें कोई विभिन्नता नहीं थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सफेद फूल वाले गुलाब के पौधों को बिना किसी ग्राफ्टिंग के स्टेम कटिंग करके मिट्टी में लगाया जाता है तो नए पौधे भी सफेद फूल निकलते हैं। स्टेम कटिंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, इसमें अनुवांशिक विभिन्नता नहीं पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिता X युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की अनुवांशिक रचना निम्न में से किस प्रकार होगी? दोस्तों पिता से X युक्त शुक्राणु प्राप्त करने वाले बच्चे की अनुवांशिक रचना जो है ये होगी 44 प्लस XX। क्या होगी? 44 प्लस XX होगी। पिता से X युक्त शुक्राणु मिलने पर बच्चे की अनुवांशिक रचना 44 प्लस XX होगा। लिंग निर्धारण में पिता से प्राप्त गुणसूत्र X या Y बच्चे के लिंग को निर्धारित करता है। यदि पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे की अनुवांशिक रचना XX होगी जो लड़की को दर्शाती है। यदि पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त होता है तो बच्चे की अनुवांशिक रचना XY होगी जो एक लड़के को दर्शाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ? दोस्तों मेंडल के अनुसार जब लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण कराया गया तो F1 संतति में जो विशेषक प्रकट हुआ वो हुआ लंबा पौधा। कौन सा पौधा? लंबा पौधा। ग्रेगर जॉन मेंडल के मुताबिक लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरण करने पर F1 संतति में केवल लंबे पौधे ही दिखाई दिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लंबा होना एक प्रभावी लक्षण था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेंडल ने कारक या फैक्टर कहा था अब क्या कहलाती है? दोस्तों वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेंडल ने कारक या फैक्टर्स कहा था ये कहलाती है अब जीन। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। वंशागति की इकाइयां जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब वह जीन कहलाती है। जीन जो है वंशानुक्रम की इकाई है और इसे अनुवांशिकता की मूल इकाई भी हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लक्षण निम्न में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? दोस्तों लक्षण जो है ये मात्रक और पैतृक डीएनए दोनों से प्रभावित हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। मानवों में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ को संतति या शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला। किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्न में से किससे प्रभावित होता है? तो मात्रक एवं पैतृक दोनों डीएनए के समान रूप से प्रभावित होता है दोस्तों किसी जीव का प्रत्येक विशेषक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? दोस्तों ये है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जो है प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, डीएनए दोस्तों डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। डीएनए कोशिका के नाभिक में मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? कोशिका के नाभिक में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या होता है जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े लंबे बौने लक्षण तथा झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है? दोस्तों जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े लंबे या बौने लक्षण तथा झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए तो लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। दोस्तों जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर विकल्पी जोड़ों लंबे या बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराने पर लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? वंशानुगत होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों सही कथन है X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका विभाजन के समय
कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को हम गुणसूत्र कहते हैं। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है तथा 2 अन्य गुणसूत्रों को लिंग क्रोमोसोम एक्स वाई कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन डैश की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों जीन जो है ये एंजाइमों की गतिविधियों के माध्यम से, किसकी? एंजाइमों की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन एंजाइमों की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन के कारण ही हमारे आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब जीन के डीएनए में स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब मेंडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी में पौधों के लिए क्या फिनोटाइप अनुपात मिला? दोस्तों फिनोटाइप अनुपात बोला है तो ये मिला 9:3:1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेंडल ने द्विसंकरी क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीले बीज प्रभावी होते हैं, अतः P2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुए तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात जो था ये था 1:2:1:4:4:2:1:1 प्राप्त हुए, जिसमें F2 पीढ़ी में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ है हमारा डीएनए। कौन सा? डीएनए। डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या अनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए की खोज 2 वैज्ञानिकों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे टीटी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधे के लंबे होने का क्या कारण है? दोस्तों एक लंबे पौधे कैपिटल टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का कारण यह है क्योंकि पौधे की लंबाई केवल T द्वारा नियंत्रित होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक लंबे पौधे और एक छोटे पौधों के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का कारण है क्योंकि पौधों की लंबाई जो है केवल T द्वारा, कैपिटल T के द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। तो दोस्तों मानव मादाओं में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। दोस्तों मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो कभी भी पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं। पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है और दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे हम वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? दोस्तों अनुवांशिकी का जनक जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले अनुवांशिकी के नियमों की खोज की थी और मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। कौन से पौधों पर? मटर के पौधों पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं। दोस्तों सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में 23 होते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे अनुवांशिक, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही लक्षण जो है ये जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये लक्षण सत्य है दोस्तों। ये डीएनए के खंड है, ये भी लक्षण सत्य है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी लक्षण हमारा सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, जीनों के लक्षण जो होते हैं ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये डीएनए के खंड है, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये जीनों के लक्षण है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है। दोस्तों व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो है ये शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा?
शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा। दोस्तों व्यक्ति के लिंग का निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा होता है। मानव लिंग निर्धारण के लिए XX XY गुणसूत्रों का अनुसरण करता है। पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में दोनों गुणसूत्र XX होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? दोस्तों ये जो दिख रही है हमको, ये अंतर का कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये हो सकता है DNA प्रतिरूपण में त्रुटियां। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये अलग दिख रहा है आपको, ये अलग है, इससे दोनों ये उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये दोनों भी अलग अलग दिख रहे हैं। इससे ये उत्पन्न हुआ, ये भी अलग है, इन दो इससे ये दोनों उत्पन्न हुए, ये भी क्या है, दोनों अलग अलग है। तो ये DNA प्रतिरूपण में क्या है, त्रुटि होने की वजह से है। चित्र में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होगी, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो DNA प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी। ठीक है, तो DNA प्रतिकृति राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? दोस्तों वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण जो था वो था उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। क्या किया था उन्होंने? अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। दोस्तों वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों एलोसोम्स जो है ये लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। बात करें दोस्तों एलोसोम्स की, तो एलोसोम्स मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की एक विशिष्ट जोड़ी है। जो एलोसोम है दोस्तों ये मानव सेक्स क्रोमोसोम एलोसोम की एक विशिष्ट जोड़ी है, जो एक सामान्य ऑटोसोम से रूप, आकार या व्यवहार में भिन्न होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। इनमें 22 जोड़ी को ऑटोसोम्स कहा जाता है, जबकि 23वां जोड़ा यदि XY है जिसे एलोसोम्स कहा जाता है। यही जोड़ा मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्न में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? दोस्तों मेंडल ने जो है पत्तों की आकृति की विशेषता का अध्ययन नहीं किया था। मटर के पौधों की लंबाई, बीज की आकृति, फूलों का रंग, इन सभी विशेषताओं का उपयोग किया था मेंडल ने। दोस्तों गेगर जॉन मेंडल ने मटर के दाने पर प्रयोग किया। मेंडल ने मटर के 2 ऐसे पौधे लिए जिनमें से एक पर हमेशा सफेद फूल खिलते थे और दूसरे पर हमेशा जामुनी फूल खिलते थे। ये पीढ़ी एक क्या कहलाई? F1 पीढ़ी कहलाई। जब उन्होंने सफेद फूलों वाले एक पौधों का संयुग्मन जामुनी फूल वाले पौधों से कराया तो पाया कि नए पौधों के फूल जामुनी होते हैं। इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। किन्हें? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सही कथन है प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। बात करें दोस्तों जीन के बारे में, तो DNA के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम जिसमें सन्निहित कूटबद्ध संसूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता के बुनियादी और कार्यक्षम घटक होते हैं। कौन? जीन। यह यूनानी भाषा के शब्द जीनस से बना है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। क्या है जीन? आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। प्रत्येक जीन का एक अलग प्रोटीन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, युग्मक निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। यही क्या है? हमारा गलत कथन हो जाएगा। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। ये सत्य कथन है दोस्तों। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। ये भी सत्य है। और जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ये भी हमारा सत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों जीन के संबंध में सत्य कथन इस प्रकार है। प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ये क्या है? जीन के संबंध में सत्य कथन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों सही कथन है आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन। तो यही क्या है? हमारा सही कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के आधार पर आरंभ में पौधों का पर निषेचन क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मात्र या पितृमूल की हो सकती है। जब 2 जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों के DNA की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया गया है। तो मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में वर्णित किया गया है दोस्तों इस प्रणाली को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक जनन कोशिका
प्रत्येक युग्मक से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मात्र या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को मेंडल के प्रयोगों के परिणाम में वर्णित किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों का प्रयोग किया था? तो ये किया था दोस्तों उद्यान मटर का। किसका? उद्यान मटर का। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में पहली बार जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी, इसलिए इन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। इन्होंने अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पौधों का चुनाव किया और इस अध्ययन के आधार पर मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए जो निम्न है। कौन कौन से नियम दिए? पहला था दोस्तों हमारा प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संकर संकरण डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। दोस्तों एक संकर संकरण जो है ये दो विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। दोस्तों एक संकर संकरण दो विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। जब एक प्रयोग में केवल एक ही लक्षण अथवा एक जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है या एक लक्षण के युग्म विकल्पों का प्रयोग होता है तो इसे एक संकर संकरण हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? दोस्तों पैतृक और मातृ डीएनए दोनों जो है ये वंशागति को नियंत्रित करते हैं। डीएनए मूल रूप से एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षणों या गुणों को माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। यह एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना का निर्माण करता है। यह कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा रूप में फैला रहता है। कौन? डीएनए। इसकी कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए। उनमें से कुछ निम्न थे। दोस्तों कौन कौन से थे? तो ये थे गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और छोटे पौधे, सफेद और बैगनी फूल। इनमें से कौन से मटर के पौधों में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण थे? दोस्तों अप्रभावी लक्षण कौन कौन से थे? तो ये थे दोस्तों झुर्रीदार, छोटे और सफेद फूल। कौन कौन से? झुर्रीदार बीज, छोटे पौधे और सफेद फूल। तो ये तीनों ही जो है ऑप्शन नंबर डी में है, झुर्रीदार, छोटे और सफेद। दोस्तों मेंडल ने मटर के पौधों के विभिन्न विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। उन्होंने उनके बाहरी लक्षणों की ओर विशेष ध्यान दिया था। गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैगनी फूल आदि विभिन्न विकल्पी लक्षणों वाले पौधों का चयन कर उनसे पौधे उगाए थे। उन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि मटर के पौधों में झुर्रीदार, छोटे और सफेद क्या थे? अप्रभावी लक्षण थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो ये थे हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों में लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से हमको गलत विकल्प बताना है दोस्तों। तो गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण या असंगत जीन होना चाहिए। यही जो है हमारा गलत कथन हो जाएगा। माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थों का योगदान करते हैं। सत्य कथन है दोस्तों। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में दो संस्करण असंगत जीन होने चाहिए। ये भी सत्य है दोस्तों। प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। ये भी सत्य है दोस्तों। जो असत्य कथन है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, मनुष्यों में लक्षण के वंशागति के नियम माता और पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थों का योगदान करते हैं। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में दो संस्करण असंगत जीन होने चाहिए। प्रत्येक लक्षण माता पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। अतः उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि विकल्प सी क्या है? गलत कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। TTWW जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा? दोस्तों TT कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल w जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत जो होता है ये होता है 25%। कितना होता है? 25%। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पादपों के बीच संकरण कराने के पश्चात प्रथम संतति या पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। F1 पादपों में स्वनिषेचन कराकर F2 संतति प्राप्त की जिसमें लंबे तथा बौने पादपों के बीच 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ, अर्थात 75% लंबे तथा 25% छोटे पादप प्राप्त हुए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? दोस्तों मानव में लिंग गुणसूत्र के एक युग्म मौजूद होते हैं। कितने युग्म? एक युग्म।
दोस्तों मानुष्य में 22 युग्म अलिंग गुणसूत्र सूत्र और एक युग्म लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं। मनुष्य में सामान्यतः 23 युग्म गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र और महिलाओं में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि दोस्तों इसलिए कहा गया क्योंकि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन युग्म विकल्पी हो या दो जीन युग्म विकल्पी हो। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया क्योंकि कोई पौधा लंबा ही होगा भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन युग्म विकल्पी हो या दो जीन युग्म विकल्पी हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गलत कथन है सभी बच्चों में वाई गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। यही कथन हमारा क्या है? गलत कथन है। ठीक है दोस्तों, शिशु चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी मां से वह एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है क्योंकि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र के रूप में एक्स एक्स युग्म पाया जाता है। पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाया जाता है जो शिशुओं के लिंग निर्धारण हेतु उत्तरदायी होता है। तो अतः विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? ए गलत हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है। तो दोस्तों मनुष्य में संतान का लिंग जो है ये पितृ गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? पितृ गुणसूत्र के द्वारा। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जो माता पिता से प्राप्त लिंग गुणसूत्र के संयोजन पर निर्भर करता है। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं। स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। माता पिता के एक्स एक्स वाले गुणसूत्र से संतान लड़की होती है तथा एक्स वाई गुणसूत्र के संयोजन से संतान लड़का का लिंग निर्धारित होता है। अर्थात मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष गुणसूत्रों के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन करना है आपको। किसका? गलत तर्क का। तो गलत तर्क हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। ये जो है गलत कथन है। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी। ये सत्य कथन है दोस्तों। उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले के वैज्ञानिक ने जीव को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया था। तो ये भी सत्य कथन है। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया। ये भी सत्य कथन है। तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौनों पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते? तो दोस्तों ये कैसे किस प्रकार के होते? तो ये होते दोस्तों गोल बीज वाले लंबे पौधे। कौन से? गोल बीज वाले लंबे पौधे होते। ठीक है दोस्तों, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधे के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संकरण गोल बीज वाले बौनों पौधे के साथ कराए तो प्राप्त संतति पौधे बीज वाले लंबे पौधे होंगे। कौन से? गोल बीज वाले। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर होता है? तो दोस्तों एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। यही मुख्य अंतर होता है। ठीक है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है। एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। एक्स और वाई गुणसूत्र किसी व्यक्ति के जैविक लिंग का निर्धारण करते हैं। महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? तो दोस्तों उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। ये जो है मेंडल के सफल होने का एक कारण था। ऑप्शन नंबर सी वाला। लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण था उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? यदि दोस्तों मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? दोस्तों लंबापन बौने पर प्रभावी या हावी था। ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए वाला। ठीक है,
पीले बीज के तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधों का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधों के साथ कराया जाता है, तब F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रकार यह दर्शाता है कि F1 पीढ़ी के पौधों में लंबे लक्षण प्रमुख गुण है और छोटा लक्षण एक पुनरावृत्ति लक्षण है, अर्थात इनके प्रजनन पर लंबापन बौने पर प्रभावी या हावी था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना था? दोस्तों, मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात जो था ये था 9:3:3:1। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात 9:3:3:1 होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, मेंडल ने दो प्रयोग किए। पहला, लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। दूसरा, छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दो प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? तो दोस्तों, हम जो परिणाम देखेंगे वो है प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेंडल के दो प्रयोग, पहला लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। दूसरा, छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। जब हम दोनों प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे ही उत्पन्न होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित चित्र में दो पौधों के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है? दोस्तों, ये जो हमको चित्र दिया गया है क्या है? पहला क्रॉस फर्टिलाइजेशन परनिसेशन, दूसरा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्वनिषेचन। तो दोस्तों, इसमें जो गलत है वो है लाल और हरा दोनों ही प्रभावी है, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। ये ऑप्शन सी जो है ये हमारा निष्कर्ष गलत है। केवल लाल रंग ही प्रभावी है, सत्य है। लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते, सत्य है। हरा अप्रभावी होता है, सत्य है। ठीक है दोस्तों, लाल और हरा दोनों ही प्रभावी है, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है, यह निष्कर्ष गलत है। केवल लाल रंग ही प्रभावी है तथा हरा अप्रभावी है, यह निष्कर्ष F2 पीढ़ी के लिए सही है। ठीक है, केवल लाल रंग ही प्रभावी तथा हरा क्या होगा? अप्रभावी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग वाला कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 388। ठीक है, मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत कथन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे क्या थे? लंबे थे। यही जो है कथन हमारा क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है दोस्तों, मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के संबंध में द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे हैं, यह कथन गलत है। शेष दिए गए कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक पिता कहा जाता है। मेंडल ने कृत्रिम परागण और पर परागण प्रयोगों के लिए मटर के पौधों पर संकरण प्रयोग किए तथा वंशानुक्रम का नियम दिया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों, सामान्य मनुष्य में 22 जोड़ी, कितने जोड़ी? 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन 46 गुणसूत्र में से 44 मतलब 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष एवं स्त्री में समान प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलैंगिक गुणसूत्र हम कहते हैं, अलैंगिक। ठीक है, पुरुषों में शेष 2 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र छोटा तथा दूसरा क्या होता है? बड़ा होता है, उन्हें क्रमशः X और Y गुणसूत्र कहते हैं। स्त्रियों में शेष दोनों गुणसूत्र एक समान होते हैं, इन्हें XX गुणसूत्र कहते हैं। इस प्रकार पुरुषों में कुल 44 प्लस XY 46 तथा महिलाओं में 44 प्लस XX 40 गुणसूत्र होते हैं। ये दोनों गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं, जिसे लिंगी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। कितने? 2। स्तनधारी जीवों जिसमें मनुष्य भी शामिल है में लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं, X गुणसूत्र तथा Y गुणसूत्र। पुरुषों में एक Y और X गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं। दोनों लिंग गुणसूत्र एक साथ एक व्यक्ति के लिंग को परिभाषित करते हैं। लिंग निर्धारण मुख्यतः पिता के XY गुणसूत्र द्वारा ही होता है।
क्योंकि माता में एक्स एक्स दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की बात करें दोस्तों तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो अनुवांशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोस्तों पाइसम सटाइवम जो है ये हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, टिट्रिकम एस्ट्रिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, जी में जौ का वैज्ञानिक नाम है और हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं, तो एक्स एक्स जो है दोस्तों ये लड़की के जन्म के कारक होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, तो दोस्तों ये नहीं आता बायोपिक्स का सिद्धांत। कौन सा, बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। दोस्तों मेंडल के वंशागति के नियम को अनुवांशिकता का नियम हम कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होता है। मेंडल ने यह प्रयोग मटर के पौधों पर किया था। मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इनके नियम में प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का सिद्धांत तथा स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत शामिल है। बायोपिक्स का सिद्धांत इनके सिद्धांत में शामिल नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। दोस्तों जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को हम आणविक जातिव्रत कहते हैं। क्या बोलते हैं, आणविक जातिव्रत। दोस्तों आणविक जातिव्रत की यदि बात करें तो आणविक जातिव्रत मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी का प्रयोग डीएनए विश्लेषण और प्रोटीन संरचना के आधार पर जीवों के बीच आनुवांशिक रिश्तों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में डीएनए अनुक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाता है कि निकट से संबंधित जीव दूर से संबंधित जीवों की तुलना में कम अनुक्रम अंतर प्रदर्शित करे, अर्थात दूसरे शब्दों में जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। दोस्तों यौन प्रजनन में माता पिता का ये जो योगदान होता है वो होता है अपने जिन्स का आधा हिस्सा। कितना, अपने जिन्स का आधा हिस्सा जो है यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। दोस्तों यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान उनके जिन्स का आधा हिस्सा होता है। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है जिनमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिनके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है। दोस्तों एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने, 46। गुणसूत्र क्रोमोसोम की यदि बात करें दोस्तों, गुणसूत्र क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं। कैसे, तंतु रूपी, जो कि सभी अनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति के गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 23 जोड़ी होती है। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा के समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र हम कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र हम कहते हैं। पुरुष में 23वां जोड़ा XY तथा महिलाओं में XX होता है। ये ही गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों मानव शरीर की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। देखते हैं अगला। गुणसूत्र किससे संबंधित है, तो गुणसूत्र जो है दोस्तों ये अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। किससे, अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। गुणसूत्र अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। गुणसूत्र के द्वारा अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र का निर्माण डीएनए एवं प्रोटीन से होता है। किससे होता है, डीएनए व प्रोटीन से। देखते हैं अगला। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जुड़ते हैं। तो दोस्तों वह बिंदु है हमारा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वह बिंदु है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जुड़ते हैं। दोस्तों प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर हम कहते हैं। गुणसूत्रों में क्रोमेटिड इसी बिंदु पर जुड़ते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर हम कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, एक होता है दोस्तों मध्य केंद्री, मेटासेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच स्थित होती है जिसमें गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई के होते हैं, मध्य केंद्री में। एक होता है उप मध्य केंद्री, सब मेटासेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी तथा एक भुजा कैसी होती है, बड़ी होती है। किसमें, उप मध्य केंद्री में। एक है दोस्तों हमारा अग्र बिंदु, एक्रोसेंट्रिक।
इस गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिसमें एक भुजा अत्यंत छोटी तथा एक भुजा बहुत बड़ी होती है। एक होता है दोस्तों अंतःकेंद्री टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है अंतःकेंद्री में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी जीनोटाइप स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है तो समलक्षणी डैश होगा। तो दोस्तों यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है तो समलक्षणी जो फिनोटाइप होगा दोस्तों वो बौना और गोल होगा। क्या होगा? बौना और गोल होगा। दोस्तों मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्की RR का फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैपिटल RR जनक के समान होता है, इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो सकता है। इससे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दिया गया। द्विसंकर क्रासों के प्रेक्षणों पर आधारित मेंडल ने एक दूसरा सामान्य नियम प्रस्तावित किया, जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हम कहते हैं। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर में लक्षणों के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। अतः पौधे का समजीवी TTRR तो समलक्षणी बौना एवं गोल होगा। क्या होगा? समलक्षणी बौना एवं गोल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों मटर के पौधे में जो गुण नहीं पाया जाता है वो है गोल बीजी, गोल फली। दोस्तों कौन सा? गोल फली। मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे, मतलब विपरीत थे। दोस्तों कौन कौन से लक्षण थे? देखिए, एक था हमारा बीज का आकार, जिसमें प्रभावी लक्षण हमारा गोल था और अप्रभावी लक्षण क्या था? झुर्रीदार। एक लिया उन्होंने बीज का रंग, जिसमें प्रभावी लक्षण पीला था और अप्रभावी लक्षण क्या था? हरा था। फूल का रंग उन्होंने बैगनी, फूल के रंग में उनमें बैगनी जो रंग था वो प्रभावी लक्षण था और सफेद जो था वो अप्रभावी लक्षण था। फली की आकार की बात करें तो फली के आकार में फूली हुई प्रभावी लक्षण था और संकीर्ण हुई जो ये अप्रभावी लक्षण था। फली का रंग हरा जो था प्रभावी था और पीला क्या था? अप्रभावी था। पुष्प की स्थिति में अक्षीय प्रभावी था और अंत्य जो था अप्रभावी था। तने की ऊंचाई में लंबा प्रभावी था और बौना क्या था? अप्रभावी था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश आनुवांशिकी सामग्री के वाहक है। तो दोस्तों जीन जो होते हैं ये आनुवांशिक सामग्री के वाहक होते हैं। जीन सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों के संचरण के लिए वाहक होते हैं। सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन्हें कारक जबकि जोहानसन ने क्या कहा था? जीन कहा था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगना या उगाना कहा जाता है। तो दोस्तों वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना, इसे हम बोलते हैं क्या? टिश्यू कल्चर। क्या बोलते हैं इसे हम? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। दोस्तों टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी पादप उत्तक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यह पूर्ण सत्ता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। वर्ष 1902 में हेबर लैंडट ने कोशिका की पूर्ण सख्तता की संकल्पना दी थी, अतः उन्हें पौधे के टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। तो टिश्यू कल्चर का जनक किसे कहा जाता है? हेबर लैंडट को। किसको? हेबर लैंडट को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? दोस्तों एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र का जो संयोजन होता है वो होता है 44 गुणसूत्र प्लस XX। कौन सा? 44 गुणसूत्र प्लस XX। अगर बालक की बात करता है तो क्या होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XY। ठीक है, एक मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्र समजात ऑटोसोम्स होते हैं। समजात गुणसूत्र स्त्री एवं पुरुष में समान होते हैं। पुरुष में 23वीं जोड़ी के असमान गुणसूत्रों को हेट्रोसोम्स या लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम हम कहते हैं। इन्हें XY से दर्शाते हैं। स्त्रियों में 23वीं जोड़ी की गुणसूत्र भी समजात होते हैं, इन्हें XX से दर्शाते हैं। अतः एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में 44 गुणसूत्र प्लस XX का संयोजन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों सत्य कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यही जो है हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, सभी वनस्पतियों व प्राणियों में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें 22 गुणसूत्र स्त्रियों व पुरुषों में समान होते हैं। इन्हें हम ऑटोसोम्स अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। जबकि 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र स्त्रियों व पुरुषों में असमान होते हैं, इसे हेट्रोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? हेट्रोसोम्स। इसी के द्वारा जो है दोस्तों लिंग का निर्धारण होता है, अतः इसे लिंगी गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम भी हम कहते हैं। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 22 प्लस XY तथा स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 22 प्लस XX होती है। टिड्डों तथा कुछ कीट के नर में एक लिंग क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि मादा में एक समान लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के लिंग निर्धारण को प्रोटीनोर टाइप या XX मादा या XY नर हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो दोस्तों बच्चों का लिंग जो है ये गुणसूत्र से निर्धारित होता है। किससे? गुणसूत्र से। ठीक है, देखते हैं अगला। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों
एक डीएनए अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकुंड जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है, यही जो है हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें 42 जोड़ी गलत है दोस्तों। जेनेटिक शब्द जेडी वाटसन द्वारा गलत है दोस्तों। मेंडल पहले विज्ञानी थे जिन्होंने जिनको नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। तो सही हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजनी क्षौर, पेंटोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोज जिसे हम बोलते हैं, और फास्फेट ग्रुप। द्विकुंडली डीएनए की संरचना की खास विशेषताएं निम्न है दोस्तों। क्या क्या विशेषताएं देखते हैं? यह 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है जिसका आधार शर्करा फास्फेट का बना होता है। वह क्षार भीतर की ओर क्या होता है? प्रक्षेपी होता है। दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा संयुग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। एडिनिन व थायमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है। ग्वानिन साइटोसिन से कितने हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है? तो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप प्यूरिन के विपरीत दिशा में पिरिमिडिन होता है। क्या होता है? पिरिमिडिन। मनुष्य में दोस्तों 22 जोड़े ऑटोसोम, 1 जोड़ी लिंक गुणसूत्र होते हैं। जेनेटिक शब्द विलियम बेटसन ने दिया था और मेंडल ने वंशागति का नियम प्रतिपादित किया था। किसका? वंशागति का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है हमको बताना है। ठीक है, मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। गुणसूत्र कारक का वाहक है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होते हैं। दोस्तों केवल कथन ए और बी जो हमारा, ये हमारा सत्य कथन है, सी जो है हमारा गलत कथन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग करके आधुनिक आनुवांशिकी के नियम निर्धारित किए थे। जीव कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। जीव गुणसूत्रों पर उपस्थित जिन जीवों के आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाते रहते हैं, अर्थात गुणसूत्र कारक के वाहक होते हैं। जबकि मानव अंगों में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप नहीं होती। मटर के पौधों में 7 जोड़ी, मटर के पौधों में 7 जोड़ी, प्याज में 8 जोड़ी, मनुष्य में 23 जोड़ी तथा मेंढक में 12 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने कितने? मटर के पौधों में 7 जोड़ी, प्याज में 8 जोड़ी, मनुष्य में 23 जोड़ी तथा मेंढक में जो है 12 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार केवल ए और बी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूहों को कहते हैं दोस्तों, आनुवांशिक लक्षणों के जिन समूहों को हम जीनोटाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षणों का दृश्य रूप हम कहते हैं, मतलब फिनोटाइप कहते हैं। परंतु इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन्स की जोड़ी को लक्षणों का जीन रूप, जीनोटाइप हम इसे कहते हैं। उदाहरण की तरह लंबा या बौना तना तने की लंबाई का लेख के लक्षण का दृश्य रूप है तथा डी एवं डी इसका जीन रूप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैंगिक प्रजनन में डैश के का डैश शामिल होते हैं। दोस्तों लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। इसके विपरीत लिंगों के 2 जनक। दोस्तों प्रजनन क्रिया जो है ये 2 प्रकार की होती है, जो 1 अथवा 2 जीवों की भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह प्रजनन अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और जब 2 जनक विपरीत लिंग वाले प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो यह लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं। तो दोस्तों एक मादा युग्मक में जो है 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 23 क्रोमोसोम। एक मादा युग्मक में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने जोड़े के समजात XX होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिन्हें हम विषमजात XY गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। दोस्तों मानव के अनिषेचित अंडे में एक X क्रोमोसोम्स होता है। क्या होता है? एक X क्रोमोसोम। दोस्तों मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 46, जिसमें 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 जोड़े आपस में समान होते हैं, जिसे समजात गुणसूत्र हम या ऑटोसोम्स या ऑटोसोम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तथा 23वां जोड़ा स्त्री और पुरुष में भिन्न होता है, जिसे विषमजात गुणसूत्र हेट्रोसोम्स क्रोमोसोम्स हम कहते हैं। मानव में इसी के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। पुरुष में यह XY तथा महिलाओं में XX होता है। मानव में अनिषेचित अंडे तथा शुक्राणु अगुणित होते हैं। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है, इसलिए इनमें गुणसूत्रों की संख्या संतति गुणसूत्रों से आधी होती है। अतः मानव के अनिषेचित अंडों में एक X क्रोमोसोम होता है, जबकि एक अनिषेचित शुक्राणु में जो है X या Y गुणसूत्र होता है। चलिए दोनों याद रखना है आपको। अनिषेचित अंडों में क्या होता है? एक X क्रोमोसोम और अनिषेचित शुक्राणु में क्या होता है? एक X या फिर Y गुणसूत्र। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 23 होती है। दोस्तों देखते हैं अगला। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो दोस्तों यह है हमारा लैंगिक प्रजनन।
लैंगिक पुनर्जनन जो है ये अधिक विविधता ला सकता है। दोस्तों लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये युग्मनज के निर्माण में भाग लेने वाले दोनों युग्मक अलग अलग संतति से आते हैं, इस वजह से। देखते हैं अगला, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। तो दोस्तों पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण है हमारा प्रबलता। कौन सा? प्रबलता। जब दो परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी के संतानों में केवल प्रभावी प्रबलता लक्षण का प्रदर्शन होता है, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 के संतानों में परस्पर विरोधी लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 3:1 होता है, जो पुनः पृथक्करण होता है। कैसा होता है? पुनः पृथक्करण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। तो ग्रेगर मेंडल ने जो है दोस्तों वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशानुगत कहते हैं। वंशागत के नियम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे, इसलिए मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक या पिता कहा जाता है। मेंडल ने अपने नियम उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों से बनाए थे। अनुवांशिकता के संदर्भ में मेंडल के 3 नियम है, एक है प्रभाविता का नियम, एक है पृथक्करण का नियम और एक है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसके या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं। दोस्तों मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स जो है ये माता से प्राप्त होते हैं। किससे? माता से। दोस्तों पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है, जबकि महिला में XX गुणसूत्र होता है। भ्रूण या युग्मनज बनाते वक्त माता सदैव X गुणसूत्र देती है तथा पिता का X या Y दोनों में से कोई भी एक संयोजित हो सकता है। पुरुष का गुणसूत्र ही लिंग निर्धारक होता है, अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की होती है, और जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। अतः पुरुष गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। तो ये पिता से निर्धारित प्राप्त होने वाले, किससे? पिता से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। दोस्तों प्रजातियों में परिवर्तन जो है ये जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। दोस्तों माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को हम बोलते हैं अनुवांशिकता। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? तो दोस्तों थैलेसीमिया जो है ये एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है। दोस्तों थैलेसीमिया एक अनुवांशिक विकार है। ये बच्चों को माता पिता से अनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। यह तब होता है या जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन वाहक होते हैं। क्या होते हैं? विषम युग्मकी होते हैं तब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? दोस्तों नर युग्मक जो है या तो X या Y गुणसूत्र का वाहक होता है नर युग्मक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन जो है दोस्तों नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण। देखते हैं अगला। डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। तो दोस्तों डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की कितनी? 2 जोड़ी पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 2 जोड़ी। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। ठीक है दोस्तों, मेंडल के द्वितीय नियम अपव्यूह के नियम के अनुसार एक पौधे में उपस्थित सभी लक्षणों के कारक या जीन एकक परस्पर स्वतंत्र होते हैं और वे स्वतंत्र रूप से दूसरे पौधों के सभी लक्षणों के जीन से मिलते हैं। यही आनुवंशिक कारकों के स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम है। इसके अंतर्गत एक लक्षण के विपर्यासी रूपों वाली किस्मों के संकरण से मेंडल को F2 पीढ़ी में 3 प्रभावी और 1 अप्रभावी लक्षण प्रारूप मिले। इसी प्रकार 2 लक्षण के लिए 2 जोड़े संकरण द्विसंकर संकरण से F2 पीढ़ी में मेंडल को 9:3:3:1 के अनुपात में 4 लक्षण प्रारूप मिले। उक्त दोनों अनुपातों को क्रमशः एक संकरण एवं द्विसंकरण अनुपात हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक संकरण और द्विसंकरण अनुपात। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है। दोस्तों उत्परिवर्तन म्यूटेशन जो है ये दैहिक उत्परिवर्तन म्यूटेशन जो है ये आनुवांशिक नहीं होता है। डीएनए अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन विलोपन, प्रतिलिपिकरण और प्रविष्टि के कारण आनुवांशिक होता है, जबकि दैहिक उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? दोस्तों यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र। दोस्तों मनुष्य में प्रत्येक दैहिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं।
जो 23 के जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े के समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र, ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम्स हम कहते हैं। और 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिन्हें हम विषमजात गुणसूत्र, हेटेरोसोम्स हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है, तो यह है हमारा प्रबलता। कौन सी? प्रबलता। ठीक है, मेंडल के प्रभाविता नियम के अनुसार एक संकर संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है। इस प्रक्रिया में जो गुण या कारक प्रकट होता है उसे प्रभावी गुण या कारक हम कहते हैं। देखते हैं अगला। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब, दोस्तों मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन होते हैं। क्या होते हैं? माता पिता शुद्ध प्रजनन है। दोस्तों मेंडल का नियम तभी लागू होता है जब माता पिता की प्रजनन क्रिया कैसी होती है? शुद्ध होती है। मेंडल ने जब मटर के शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, और जब मेंडल ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागन कराया तो 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे तथा 25% शुद्ध बौने प्राप्त हुए, जिनका फिनोटाइप अनुपात 3:1 था। कितना था? 3:1 था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। दोस्तों मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज जो है ये स्वपरागन पद्धति के द्वारा प्राप्त किया था। किसके द्वारा? स्वपरागन पद्धति के द्वारा। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने आनुवंशिकी के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज स्वपरागन पद्धति से प्राप्त किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। F2 पीढ़ी का जीनोटाइप आपको याद रखना है 1:2:1 और F2 पीढ़ी का फिनोटाइप होता है 3:1। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो दोस्तों लैंगिक प्रजनन जो है ये अधिक विविधता ला सकता है। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक ही जीव के अंतर्गत अथवा विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक का निर्माण शामिल है। युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है, जिसके कारण लैंगिक विविधता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश अनुवांशिक गुणों के वाहक है। दोस्तों डीएनए जो होते हैं ये अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। इसमें अनुवांशिक कुट निबद्ध रहता है। इसके अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। दोस्तों 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में जो है 315 बीज गोल और पीले होते हैं। कितने? 315 बीज। दोस्तों मेंडल ने द्विसंकरी क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज व हरे एवं झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया, तो इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होते हैं। अर्थात 556 गोले हरे और झुर्रीदार पीले बीजों के संकरी क्रॉस में 315 गोल पीले बीज सबसे अधिक होते हैं। अतः F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात कितना था? तो ये था 9:3:3:1। ठीक है, एलील होते हैं। तो दोस्तों एलील जो है ये जीनों का वैकल्पिक रूप होते हैं। क्या होते हैं? जीन का वैकल्पिक रूप। जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलील कहते हैं। यह जीन का वैकल्पिक रूप होता है। क्या होता है? वैकल्पिक रूप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? दोस्तों विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, ये जो है यूजेनिक्स के क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? यूजेनिक्स। दोस्तों विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह आनुवंशिकी के क्षेत्र में यूजेनिक्स कहलाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा मानव का अध्ययन कर मानव के रोग विज्ञान के निदान में सहायता मिलती है। हरगोविंद खुराना को सन 1967 ईस्वी में जेनेटिक कोड शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? हरगोविंद खुराना को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो यह है दोस्तों यूजेनिक्स। यूजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था? तो वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन जो है दोस्तों ये 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम दिए थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविहन का नियम। ग्रेगर जॉन मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों को मेंडल के नियम से भी जाना जाता है। इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मीठी मटर के पौधों को चुना था और इनकी मृत्यु जो है 6 जनवरी 1884 को ब्रनो ऑस्ट्रिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रनो ऑस्ट्रिया में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? तो दोस्तों एक पुरुष में एक X गुणसूत्र और एक Y गुणसूत्र होता है, यह सत्य कथन है। दोस्तों बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है।
जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं, ये भी सत्य है दोस्तों। एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं, ये गलत कथन है दोस्तों। एक स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है। द्विगुणित जीवों जिनमें अलग अलग लिंग होते हैं, प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है, ये भी हमारा सत्य कथन है, तो असत्य सी वाला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों लैंगिक जनन में एक सूत्री नर व मादा युग्मक कोशिकाओं के सयुग्मन से द्विगुणित युग्मनज अर्थात जाइगोट बनता है। जाइगोट के भ्रूणी विकास से नए संतान का शरीर बनता है। मानव जाति में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ियों के गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में समान और अपने अपने जोड़ीदार के समजात होते हैं। 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र स्त्री और पुरुषों में समान नहीं होता। स्त्रियों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं जबकि पुरुषों में एक्स वाई होते हैं। इसलिए एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र बनता है। अतः स्पष्ट है कि एक स्त्री में दो एक समान एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। स्त्रियों में एक्स वाई गुणसूत्र नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में डैश समूह होता है। तो दोस्तों मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में एक्स वाई गुणसूत्र समूह होता है। कौन सा? एक्स वाई समूह होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? दोस्तों आमतौर पर मेंडेलियन कारक जो है ये जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं, ठीक है। अब वही चीजें रिपीट है दोस्तों, इसलिए हम फिर से नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। मेंडल ने अपने प्रेक्षणों के आधार पर प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों को माध्यम से अगली पीढ़ी में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक कहा। अब हम इसे जीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीन जो है अनुवांशिकता की इकाई है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वंशानुक्रम की इकाई होती है दोस्तों, तो वंशानुक्रम की इकाई है हमारी जीन, ठीक है। देखते हैं अगला। मेंडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना? क्योंकि दोस्तों उनमें विषम दिखने वाले गुण थे, इस वजह से मेंडल ने मटर के पौधों को चुना था, ठीक है। प्रयोग के लिए मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों का चयन किया क्योंकि मटर का पौधा एक वार्षिक पौधा है। इसकी आयु 3-4 माह होती है, अतः इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है। इसमें नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प पर होते हैं। पुष्प की रचना ऐसी होती है कि इसमें प्राकृतिक रूप से संकरण नहीं हो सकता, अतः इसमें स्वपरागन होता है। स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मनजी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षणों वाले बने रहते हैं। कृत्रिम परागन द्वारा बने संकर पौधे सक्षम होते हैं। मटर के पौधों में बहुत ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विषम या विपरीत होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विविधता डैश है? दोस्तों विविधता जो है ये एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर है, एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर है, माता पिता और संतानों के बीच अंतर, ये सभी क्या है? विविधता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की अनुवांशिक भिन्नता को डैश कहा जाता है? एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की अनुवांशिक भिन्नता को हम बोलते हैं अनुवांशिक विविधता। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक विविधता। देखते हैं अगला। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो दोस्तों ये दिया एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। किसके आधार पर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया मेंडल ने। देखते हैं अगला। मटर के पौधों में डैश कैरेक्टर रेसेसिव होते हैं। दोस्तों मटर के पौधों में जो है झुर्रीदार बीज जो होते हैं ये कैरेक्टर रेसेसिव होते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टर रेसेसिव, ठीक है। वंशागति के जनक मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी वंशागति लक्षणों या तुलनात्मक दृश्य रूपों का चयन किया जो कि प्रभावी व अप्रभावी थे। ये निम्नवत है दोस्तों। कौन कौन से देख लेते हैं फिर से। तने की लंबाई में लंबापन प्रभावी था, बौनापन क्या था? अप्रभावी था। पुष्प की स्थिति में अक्षीय प्रभावी था, अग्रस्त क्या था? अप्रभावी था। पुष्पों के रंग में बैगनी प्रभावी था, सफेद क्या था? अप्रभावी था। फली के रूप में फूले हुए प्रभावी थे और संकीर्ण क्या थे? अप्रभावी थे। फली के रंग में हरा प्रभावी था और पीला क्या था? अप्रभावी था। बीजों के रंग में पीला प्रभावी था, हरा क्या था? अप्रभावी था। बीज के आकार में गोल प्रभावी था और झुर्रीदार क्या था? अप्रभावी लक्षण था, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधों में अप्रभावी होती है? तो दोस्तों झुर्रीदार बीज जो है ये अप्रभावी होती है, ठीक है। कौन सी? झुर्रीदार बीज। देखते हैं अगला। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो पुरुषों में दोस्तों ये पाया जाता है वाई गुणसूत्र। पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? वाई गुणसूत्र। स्त्री में गुणसूत्रों का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है। इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होता है, जबकि पुरुष युग्मकों में लिंग गुणसूत्र या तो X होता है या फिर Y होता है। इसलिए 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होता है। कितना? Y गुणसूत्र 50% शुक्राणु में। ये जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा कारक समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी नहीं है? दोस्तों वह कारक है हमारा ज्योतिषी संकेत। ज्योतिषी संकेत जो है ये समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। विभिन्नता, जनन और पर्यावास की उपलब्धता जो है ये प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों ज्योतिषी संकेत एक प्राचीन परंपरागत प्रणाली का हिस्सा है
जो खगोलीय पिंड की स्थिति को मानव व्यक्तित्व, लक्षणों और घटनाओं से जोड़ती है। ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं है और प्रजातियों के जीवित रहने, अनुकूलन करने या विकसित होने के तरीके पर इनका कोई जैविक या पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात ज्योतिषीय संकेत समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में निम्न में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है? दोस्तों ये है हमारा विभिन्नता। विभिन्नता जो है ये जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है। दोस्तों जीवों के निकेत में उग्र परिवर्तन की स्थिति में विभिन्नता जो है कि दशा होने पर जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचाया जा सकता है। विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश प्रजातियों के दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये है हमारा भिन्नता। भिन्नता जो है प्रजातियों के दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों उत्तरजीविता का अभिप्राय जो है जीवित रहना या अस्तित्व में बने रहना है। खासकर चुनौतीपूर्ण या प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रजातियों के दीर्घकालिक उत्तरजीविता में पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और प्रजातियों की विविधता अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विभिन्नता जो है दोस्तों ये समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विभिन्नता समय के साथ प्रजातियों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विभिन्नता किसी जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप की भिन्नता को दर्शाता है। विभिन्नता के कारण ही एक ही प्रकार के जनकों से उत्पन्न विभिन्न संतानों के रूप, रंग, शारीरिक बनावट, आवाज आदि में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश परिवर्तन के एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो यह है दोस्तों विकास। विकास जो है ये परिवर्तन के एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता है। विकास परिवर्तन की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है, जिसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? दोस्तों प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होता है वो है हमारा विभिन्नता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से विभिन्नता उत्तरदायी होती है क्योंकि यह जैव विविधता और प्रजातियों के विकास में अहम भूमिका निभाती है। इन विभिन्नताओं के कारण प्रजातियां पर्यावरण में अनुकूलन कर पाती है। इसके कारण विभिन्नताओं के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पौधों को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पादपों में विविधता उनके विकास और उत्तरजीविता के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों और चुनौतियों के अनुकूल बनने में मदद करती है। विविधता पौधों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिक लचीलापन और क्षमता देती है। कौन? विविधता। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। दोस्तों प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया जो है ये है हमारा प्रजनन। कौन सी? प्रजनन। स्थिरता के लिए प्रजनन उत्तरदायी होता है। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया प्रजनन है। प्रजनन द्वारा कोई जीव अपने सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी प्रजाति की वृद्धि करता है। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों की निरंतरता को सक्षम और सुनिश्चित करता है। यह पृथ्वी पर जीवन की मुख्य विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों में से नहीं है? दोस्तों जॉर्जेस क्यूवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों में से एक नहीं है, वो है हमारा लैम्पलैंड रियोट। कौन सा? लैम्पलैंड रियोट। मंगोल कल्प, निग्रोइड, काकेसियाई जो है ये जॉर्जेस क्यूवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातीय नस्ल है। कौन सी नहीं है? लैपलैंड रियोट। ठीक है, मानव जातियों का वर्गीकरण उनके शारीरिक बनावट के विभिन्न लक्षणों जैसे त्वचाकरण, खोपड़ी की लंबाई, कद, बाल, चेहरे की आकृति, आंखों की बनावट के आधार पर किया जाता है। फ्रेंच जीव विज्ञानी जॉर्जेस क्यूवियर ने मानव जातियों को उनके चमड़ी के आधार पर 3 भागों कौन कौन से? काकेसियाइड सफेद, मंगलोयाइड पीला तथा निग्रोइड काला में विभाजित किया था। किसने किया था? जॉर्जेस क्यूवियर ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। होमो सेपियन शब्द किसके द्वारा दिया गया था?
दोस्तों होमोसेपियंस शब्द जो है, सेपियंस शब्द जो है, ये सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सी लिनियस के द्वारा। दोस्तों स्वीडन के जीव विज्ञानी कैरोलस लिनियस द्वारा होमोसेपियंस आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम शब्द दिया गया था। किसके द्वारा? कैरोलस लिनियस के द्वारा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नाम और उनके वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो मानव का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों क्या? होमोसेपियंस। बिल्ली का फेलिस कैटस, मेंढक का राना टिग्रिना, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, धान का ओराइजा सटाइवा, गेहूं का टिट्रिकम एस्टिवम और आम का है दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये वैज्ञानिक नाम आपको सब याद रखने हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था? दोस्तों जो होमोसेपियंस शब्द है ये सी लिनियस ने गढ़ा था। किसने? सी लिनियस ने। देखते हैं अगला। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश जो है दोस्तों ये हर्बर्ट स्पेंसर ने गढ़ा था। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने। सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीविता सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट एक ऐसा वाक्यांश है जो प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करता है। इस वाक्यांश को ब्रिटिश पॉलीमेथ दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया था। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को पढ़ने के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्यांश का प्रयोग अपनी पुस्तक जीव विज्ञान का सिद्धांत जो कि 1864 में प्रकाशित हुई थी में किया था। चार्ल्स डार्विन ने इस वाक्यांश का प्रयोग 1869 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के 5वें संस्करण में किया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? तो ये है दोस्तों हमारे समजात अंग। समजात अंग में जो है अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे पंछी के पंख तथा घोड़े के अग्रपात, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपात। वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, ये समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, वेल का पंख तथा पक्षी का पंख। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष देश में देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखे जा सकते हैं अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। अभी तक के खोज के अनुसार होमोसेपियंस का उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका को माना जाता रहा है, लेकिन नई खोज के मुताबिक 3 लाख साल पहले ही होमोसेपियंस के अवशेष उपस्थित थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो डैश में विकसित हुई है तो अफ्रीका में विकसित हुई है दोस्तों। कहाँ पे? अफ्रीका में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जाति के अनुवांशिक मूल जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद है? तो ये मौजूद है दोस्तों अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। मानव जाति के अनुवांशिक मूल अफ्रीका में मौजूद है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार पहला मानव मध्य अफ्रीका में विकसित हुआ तथा यहां से पूरे विश्व में फैला था। देखते हैं अगला। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत जो है ये रासायनिक विकास से संबंधित है। किससे? रासायनिक विकास से। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। ओपेरिन, रूम व हॉल्डेन जो कि इंग्लैंड के थे, इनके अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई है। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से हुआ। जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न मत है दोस्तों। क्या क्या मत है? स्योर बीजाणु सिद्धांत, स्वतः जनन सिद्धांत, जीवन जीवोत्पत्ति सिद्धांत और रासायनिक विकास सिद्धांत। तो ये जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न मत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? दोस्तों प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए जो आवश्यक है वो है हमारा प्रजनन। ऑप्शन नंबर बी। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलोपन से पारिस्थितिक तंत्र में अस्थिरता आती है। क्या आती है? अस्थिरता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो प्रजनन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि? दोस्तों आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इस वजह से। आद्य वायुमंडल की बात करें दोस्तों तो आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वातावरण की ऐसी स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीकरण रुक जाता है और ऑक्सीकारक गैसें जैसे हाइड्रोजन जलवाष्प क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। देखते हैं अगला। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई?
दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। 24 नवंबर 1859 ईस्वी में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। इस पुस्तक में जीवों की उत्पत्ति तथा विकास को जैव विकास द्वारा समझाया गया है। देखते हैं अगला। इस युग के दौरान डायनासोर फले फूले। दोस्तों ये युग था मेसोजोइक ईरा। मेसोजोइक ईरा युग के दौरान डायनासोर क्या हुए थे? फले फूले थे। दोस्तों मेसोजोइक ईरा की अवधि 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष तक है। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इसी कल्प में डायनासोर फले फूले। इस कल्प को 3 शकों में विभाजित किया गया है। एक है ट्रियासिक, एक जुरेसिक, एक है क्रिटेशियस, जिनमें डायनासोर मुख्य रूप से जुरासिक शक में सक्रिय थे। किसमें? जुरासिक शक में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्ष 1859 में उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक अपने निष्कर्ष का वर्णन किया। क्या किया? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में अपने निष्कर्ष का वर्णन किया। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे टायरंट लिजॉर्ड किंग कहा जाता है? दोस्तों टायरंट लिजॉर्ड किंग जो है ये कहा जाता है टायरेनोसारस रेक्स को। किसको? टायरेनोसारस रेक्स को कहा जाता है टायरंट लिजॉर्ड किंग। ठीक है, टायरेनोसॉरस लुप्त डायनासोर की एक प्रजाति है। इसे लॉयरंट लिजॉर्ड किंग भी कहा जाता है क्योंकि यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर था। इसकी लंबाई 12.8 मीटर मतलब 42 फीट थी। इसके अवशेषों के आधार पर यह 6.7 से 6.55 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? दोस्तों मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ है क्या? वाइज होमिनिड। क्या है? वाइज होमिनिड। मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ ज्ञानी मानव, वाइज होमिनिड है। होमो सेपियंस में प्रथम शब्द होमो वंश को तथा सेपियंस जाति को प्रदर्शित करता है। इसमें जो होमो शब्द है दोस्तों ये वंश को प्रदर्शित करता है और सेपियंस जो है जाति को प्रदर्शित करता है। मानव स्तनी वर्ग के प्राइमेट्स गुण का सदस्य है जिसमें बंदर, कपी एवं मानव जैसे विकसित जंतु होते हैं। इन सब में मानव सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, अतः इन्हें ज्ञानी मानव, वाइज होमिनिड कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स डैश थे। दोस्तों होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे क्या? क्रो-मैग्नन। कौन थे? क्रो-मैग्नन थे। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स क्रो-मैग्नन मानव थे। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल से हुई है। कहां से? आदि निएंडरथल से हुई है। क्रो-मैग्नन मानव के अस्थि पंजर फ्रांस से मिले थे। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सेपियंस फासिलस मानते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है। तो जैविक विकास को जो है प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसके तौर पर? प्राकृतिक चयन के तौर पर। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत व्याख्या करता है कि पर्यावरण किस प्रकार प्रजातियों और जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है ताकि वो सबसे उपयुक्त का चयन कर सके। देखते हैं अगला। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत जो है दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक अंग्रेजी में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त की है। जैव विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या फिर डार्विनवाद। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया। तो द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन जो है दोस्तों ये चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो दोस्तों एंथ्रोपिथेकस जो है ये एंथ्रोपॉइड के
तीन सुपर फैमिली में से एक नहीं है। नए जमाने के बंदर, पुराने जमाने के बंदर और होमिनाइड्स जो है ये एंथ्रोपॉइड के तीन सुपर फैमिली में से एक है। ठीक है, तीन सुपर फैमिली है। ठीक है, मानव के एंथ्रोपॉइड पूर्वज के सर्वाधिक विकसित तीन वंश कौन कौन से हैं? बंदर वंश। आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व इओसिन युग के अंतिम चरण में दो भिन्न दिशाओं में उत्पत्ति हुई, जिन्हें नई दुनिया दक्षिणी व मध्य अमेरिका के बंदर व पुरानी दुनिया अफ्रीका एशिया के आदि बंदर कहा गया। ठीक है, एक था हमारा कपी वंश। कपी वंश ओलिगोपिथेकस के जीवाश्म से पता चलता है कि कपी व मानव की वंश शाखा 3 करोड़ वर्ष पूर्व बंदरों की वंश से पृथक हुआ, जिन्हें आदि कपी कहा गया। एक था हमारा मानव वंश। आदि कपियों से आदि मानव पूर्वज के उदय का मूल आधार बना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 में डैश जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। दोस्तों 2015 में होमो नलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। कौन की? होमा नलेडी। दोस्तों 2015 में होमा नलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केद सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। देखते हैं अगला। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? दोस्तों मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी ये जो है होमो नलेडी जीवाश्म की खोज है। किसकी? होमो नलेडी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेकिग्लोसस डैश के बीच एक संयोजक कड़ी है। टेकिग्लोसस जो है दोस्तों ये सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। टेकिग्लोसस एकिडना जो है सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। एकिडना स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं जो कि अंडे देते हैं। इन्हें कॉरिटर संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए डक बिल्ड प्लेटिपस, इनके पास स्तनधारियों के लक्षण जैसे बाल, स्तन ग्रंथियां और डायाफ्राम तथा सरीसृप के लक्षण अंडे में योग तथा अंडे के खोल के साथ अंडे देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है। दोस्तों जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है हमारा उत्परिवर्तन। कौन सा? उत्परिवर्तन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन को माना जाता है। जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशागत हो उत्परिवर्तन कहलाता है। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन को जीवों में जैव विकास का आधार माना है। किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने। देखते हैं अगला। डैश लाखों वर्ष से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियां का गठन होता है। तो यह है दोस्तों क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति जो है लाखों वर्ष से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। ठीक है, क्रमागत उन्नति लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, इसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियां का विकास होता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया था। देखते हैं अगला। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैवी अणुओं से विकसित हुआ है? तो ये सुझाव दिया था किसने? हॉल्डेन ने। हॉल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैव अणुओं से मिलकर बना होता है। देखते हैं अगला। डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो ये है दोस्तों जीवाश्म। जीवाश्म जो है ये विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों, पौधे तथा जंतुओं के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करने में सहायक होते हैं। चलिए देखते हैं आगे। डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ। तो ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। देखते हैं अगला। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था? तो ये थे हमारे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था। देखते हैं अगला। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो दोस्तों मस्तिष्क जो है एक अवशेषी अंग नहीं है। अकलदाड़, अपेंडिक्स, कान की मांसपेशियां जो है ये अवशेषी अंग है। अकलदाड़, अपेंडिक्स तथा कान की मांसपेशियां मानव में अवशेषी अंग होते हैं, जबकि मस्तिष्क मानव में अवशेषी अंग नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो का सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों
अगला जो टॉपिक होगा हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।